मैं कर्नाटक के एक शहर में गरीब परिवार में पैदा हुई एक आम लड़की थी। घर में हम 7 भाई बहन थे। पिता मजदूरी करते थे। गुर्बत की ज़िंदगी में 12 साल की उम्र तक सिलाई कढ़ाई सीख ली थी। 13 साल की उम्र में ख्वाब देखने लगी थी कि मैं सिलाई कढ़ाई करके कमा सकती हूँ। कमाकर अपने घर पैसा लाऊंगी तो खुशियाँ हमारे चौखट तक भी आ जाएंगी। हंसमुख, हुनरमंद, खिलंदड़ी मैं अपने माँ बाप की खूबसूरत बेटी थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें और खुले मन से मिलने के कारण हर कोई मेरी तारीफ़ करता था। लेकिन बदनसीबी का साया जैसे मेरे इंतज़ार में था। इसी बदनसीबी ने मेरी मुलाकात एक औरत से कराई। वो मेरे इलाके में ही रहती थी। उसने मुझसे इतनी जल्दी बहनापा जोड़ लिया जैसे मुझे सालों से जानती हो। मीठी मीठी बातें, अपनापन मुझे उसके करीब ले आया। उसे मैंने बता डाला कि सिलाई कढ़ाई आती है, मैं आगे यही काम करूँगी। एक दिन उसने कहा कि तुम इतनी काबिल हो, तुम्हें तो दिल्ली मुंबई में होना चाहिए। वहाँ तुम्हारे हुनर की लोग कद्र करेंगे और पैसा भी अच्छा कमा लोगी। मेरे जहन में ये बात बैठ गई। मुझे घर से ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर भी मैं उस औरत के साथ चुपचाप घर से बिना बताए दिल्ली आ गई। सोचा कि कमाकर घर लौटूंगी तो सब बहुत खुश होंगे। दिल्ली में कढ़ाई सिलाई करूंगी। खैर, वो मुझे ट्रेन से दिल्ली ले आई। यहाँ स्टेशन पहुँचते ही एक दूसरी औरत मिली जिसे उसने अपनी बहन बताया। वो थी सलमा। सलमा हमें स्टेशन लेने आई थी। मन ही मन में बहुत खुश थी कि अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। स्टेशन से सीधे हम सलमा के घर गए। वहाँ रात में ठहरे। उसने मेरी आवभगत काफ़ी अच्छे से की थी। फिर अगले दिन अपने साथ वो एक ब्यूटी पार्लर में ले गई जहाँ मुझे तैयार कराया। मुझे लगा पार्टी फंक्शन में ले जा रही है। मैं अच्छे से तैयार हो गई और नए कपड़े भी पहन लिए। लेकिन वो वहाँ से तैयार करके मुझे जहाँ ले गई वो एक कोठा था, बड़ा होलनुमा कमरा जहाँ तमाम सजी संवरी लड़कियाँ थीं। कई कस्टमर थे। मुझे अब भी लग रहा था कि शायद कोई शादी का घर है, लेकिन वहीं मेरा भी कस्टमर था कोई। वो मुझे घूर रहा था। सलमा ने मुझे उस हट्ठे कट्ठे आदमी के साथ जाने को कहा। मैंने पूछा, दीदी कहाँ भेज रही हो? उसने कहा, जाओ जाकर बात कर लो। मैं अंदर गई। कुछ भी पता नहीं था मुझे कि ये क्या हो रहा है। अंदर आते ही कस्टमर मुझ पर टूट पड़ा। मेरे कपड़े उतारने लगा। मैं रो रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैं बचने लगी तो कस्टमर ने कहा कि कुछ नहीं होगा और उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन कमरा चारों तरफ से बंद था। उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत थी। मैं बहुत डर रही थी। मुझे लगा जैसे कोई गोश्त का पहाड़ मेरे ऊपर गिर गया है। बाहर बहुत ज़्यादा शोर था और कमरे में इससे भी ज़्यादा। मैं समझ गई थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ जिंदा रहने की चाहत थी कि किसी तरह जिंदा बच जाऊं। जैसे ही वो शांत हुआ, मुझे छोड़ा, तो वहाँ से मैं रोते रोते वापस लौटी। फ्रॉक पहनने वाली लड़की सलवार कुर्ता पहनाकर बैठाई जाने लगी। वहाँ से निकलकर मैंने रोते हुए उन लोगों से मुझे वापस अपने घर भेजने को कहा, लेकिन सबका रवैया एकदम बदल चुका था क्योंकि मैं अब बिक चुकी थी। शमीना ने पहले प्यार से समझाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ भी यही हुआ था। जब जिद की तो बहुत तेज़ आवाज़ में डांटकर यही कहा कि हम सबके साथ यही हुआ है। हम तो नहीं रोए, अब यहीं रहो, अब कहीं नहीं जा पाओगी। इस तरह 13 साल की उम्र में मैं जेबी रोड के एक कोठे पर बिक चुकी थी। अब मेरी पहचान बदल चुकी थी। उस पूरी रात नींद मुझसे दूर भागती रही। मेरे चेहरे की दमक कहीं खो गई थी। मैं अपने बचपन के लम्हों को याद कर रही थी। माना कि हम हमेशा से गरीब थे, लेकिन हमारे चेहरे पर रौनक रहती थी। मुझे अपने शहर के रंग बिरंगे फलों और सब्जियों की दुकानें याद आ रही थी। मेला, सिनेमा, भीड़, भाई बहनों के चेहरे, सबकी याद ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। आंसू भी जैसे कम पड़ने लगे थे। सुबह मेरे लिए नई रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आई। मेरे लिए अब तो जैसे सुबह होना ही बंद हो गई थी। अब अगली सुबह से मेरे पास कस्टमर भेजे जाने लगे थे। उनकी ना उम्र देखी जाती थी, ना रंग रूप, ना सलीका। सिर्फ पैसे से मेरा शरीर बिकता था। एक दिन में
30, 40, 50 कई कई कस्टमर आते थे। मुझे बहुत दर्द होता था। ये उम्र खेलने कूदने की थी और मैं किस दलदल में फंस गई थी। मैं लगातार रोती रहती थी, पर बचकर भागने का रास्ता नहीं था। फ्रॉक पहनने वाली दुबली सी लड़की अब चटकीला सलवार कुर्ता और मेकअप पोत कर बैठाई जाती थी। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला। मैं यहाँ से कई कोठों पर रही। पहले शमीना मुझे 70 नंबर के कोठे पर ले गई, फिर 64 नंबर पर, फिर लाई 65 पर, फिर 65 के नीचे ले आई। कोठे बदलने से भी ज़िंदगी में कुछ बदलता नहीं था। उल्टा धमकियाँ, डांट और ज़ुबान खोलने पर थप्पड़ भी लग जाता था। कुछ दिनों बाद वो मुझे पुणे भी ले गई। पुणे में भी 2-3 साल कमाया और फिर वापस लौट आई। 3 आभूषण के बाद माँ बनी। मेरा माँ बनना ना बनना भी जैसे उसी के हाथ में था। उसने बच्चा कराने से पहले मेरे 3 आभूषण कराए। ऐसा होता था कि कई बार कंडोम के बावजूद घर में बच्चा रुक जाता था। कोई कोई कस्टमर इस कदर बदतमीज़ होता था कि उसके वशीपन से कंडोम भी फट जाते थे। इस तरह साल साल में मुझे बच्चा रुक जाता था। एक बार प्रेग्नेंट होने पर मुझे दवा खिलाई, फिर 2 बार आभूषण कराया। फिर ऐसा होता था कि जो भी पुलिस वाला रेड के लिए या चेकिंग के लिए आता था, उसकी मेरे पर नज़र पड़ती थी। मैं बहुत छोटी लगती थी, इसलिए मुझसे ज़बरदस्ती बच्चा कराया गया ताकि मैं बड़ी लग सकूं, ना कि नाबालिग। शमीना बोली कि बच्चा मैं पाल कर दूंगी, तो बस कर ले। इस तरह मैं माँ बन गई। मुझे पता भी नहीं किसका बच्चा है। मेरे पास पूरे दिन में इतने कस्टमर आते थे और गर्भ निरोधक लेना बंद कर दिया था। बहुत जल्दी ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मुझे पता तक नहीं किसका बच्चा है। यहाँ की जहन्नुम ज़िंदगी जब मुझे बहुत परेशान करती तो हमेशा सोचती कि जाकर शमीना से ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन उसके सामने जाती तो एकदम डर के मारे चुप हो जाती। 1-2 बार पिटने के बाद उसके सामने मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। सहेली मेरे मुंह में निवाला देती थी। शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आई तो बहुत लड़कियाँ थीं। सबके चेहरे पर एक जैसे भाव थे। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ एक ही लड़की थी जो मेरा सपोर्ट करती थी। बाद में वो एक कस्टमर के साथ भाग भी गई थी। होता ये था कि उस दौर में मेरे हालात बहुत बुरे थे। कभी एक ग्राहक निकला तो दूसरा घुसा, दूसरा निकला तो तीसरा घुसा। मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। वो ये सब देखती तो मेरी फ़िक्र करती थी। कैसे बीच बीच में वो एक एक निवाला मेरे मुंह में देती थी। कस्टमर के बीच में मैं अपने पेट तक जैसे तैसे खाना पहुंचा पाती थी। वैसे तो कोठों में खाने पीने के लिए एक किचन होता है जिसमें भैया लोग होते हैं। उस समय तो बहुत सारे भैया लोग थे, लेकिन खाने का वक्त ही नहीं रहता था। इसी कारण शायद आज मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। मुझे दूर का साफ दिखाई नहीं पड़ता। जब बच्चा हुआ उस दौरान भी मुझे राहत नहीं मिली। बच्चे को दूध पिला रही होती तो शमीना आकर कहती कि जाओ ग्राहक आ गया। मैं अपनी कहानी हूबहू तो बता भी नहीं सकती। कई किरदार तो ऐसे हैं जिनके बारे में जिक्र करने पर मेरी जान पर आफत ही बन आएगी। वो घुटन के पल कभी नहीं भूलेंगे। उस घुटन के बारे में क्या बताऊं? जब कभी कोठे में छापा पड़ता था, यूँ तो अक्सर पहले ही छापे का पता चल जाता था। कोई ना कोई खबरें बता देता कि कोई छोटा सामान है तो हटा दो। कई बार शमीना छोटी लड़कियों को बाहर भेजती थी, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई होता जो साथ जाता था। जो भी साथ जाती वो हमेशा हाथ पकड़ कर रखती थी। टॉयलेट भी जाओ तो हाथ पकड़ कर रखती, कहीं भाग नहीं सकते थे। इसके अलावा अचानक छापा पड़ने पर ज़मीन के नीचे जगह बनी थी जहाँ लड़कियों को वो लोग छुपा देते थे। हम कितनी ही देर तक घुटनों के बल झुके बैठे रहते थे। यहाँ सांस तक लेने नहीं बनती थी। प्यास लगती थी। ज़मीन के अंदर उस सुरंग में सांस लेने में घुटन होती थी। बेहोश भी हो जाती थी। घुटने मोड़कर कई कई घंटे बैठना सहन शक्ति से बाहर की बात लगती थी। वहाँ कभी महिला आयोग के सदस्यों के आने से पहले कह दिया जाता था कि अच्छा अच्छा ही बोलना, कोई खराब नहीं बोलेगा।
मैंने वहाँ से भागने का मन बना लिया था। वजह थी मेरी 9 साल की बेटी जो उसकी बहन की यहाँ पल रही थी। वो अक्सर अब मेरी बेटी के लिए कहने लगी थी कि तू जितना करती है ना, अब तेरी बेटी को भी इसी धंधे में डालूंगी, इसमें बुरा क्या होगा, ये तो होता ही है। अब मेरे भीतर की एक माँ एकदम छटपटा गई थी। मैं दिन रात रोती थी। अपने साथ जो हुआ उसकी कल्पना बेटी के लिए करके ही कांपने लगती थी। अब मुझे इस बात का डर सताने लगा कि मेरी बच्ची कैसे सेफ रहेगी। तभी मुझे एक रास्ता मिला। मेरा एक कस्टमर आता था जो बहुत अच्छे से बात करता था। मैंने उसे सब बताया, पूरी स्टोरी सुनाई तो उसने कहा कि इन सब लोगों से बोलो कि तुम्हें घर भेजे। मेरा बच्चा इसकी बहन के पास था। तो मैंने जाकर कहा कि बच्चे को देखे 2 साल हो गए हैं, एक बार मुझे जाने दो, कुछ दिनों बाद लौट आऊँगी। इस पर वो पिघल गई और कहा कि ठीक है, 15 दिन में आ जाना। मैं वहाँ से निकलकर पहले बेटी को लेने पहुँच गई। वहाँ से बेटी को लेकर घर जाने को कहा और सीधे दिल्ली महिला आयोग आ गई। यहाँ खुद और बेटी को बचाने की गुहार लगाई। मेरे घर वाले ये सब कुछ नहीं जानते थे। एक बार घर गई तो बोले कि हमें लगा कि तो मर चुकी है। काफ़ी साल बाद गई थी। एक बार तो मुझे पुलिस वाले घर छोड़कर आए थे। घर वालों ने कहा कि हमें लगा कि तुम मर चुकी हो, हमारे घर के राशन कार्ड में भी तुम्हारा नाम नहीं है। शायद वो मन ही मन बहुत कुछ समझ रहे थे। उधर वो औरत लालच देकर तो कभी धमकाकर बुलाने में लगी थी। उसने कहा कि वापस लौट आओ, मैं तेरी अपने पति से ही शादी करा दूंगी, तू घर में रहना, मेरे बच्चे नहीं होते तो तू कर देना। मैं मजबूरी और लालच में आ गई, लेकिन फिर मुझे वापस कोठे पर भेज दिया गया। इससे पहले भी वहाँ से 1-2 बार भागने का ट्राई किया था। कोई कस्टमर अच्छा मिलता था तो कहता था कि अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो, चलो हमारे साथ। इस पर शमीना हम सबको समझाती कि अगर कस्टमर के बहकावे में आ जाओगी, उसके हिसाब से चलोगी तो बाहर ले जाकर बेच देगा। वो हमें वीडियो दिखाती थी कि देखो कैसे ले गया और बाहर मार कर फेंक दिया। हम डरते थे क्योंकि हम इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं। कोठे पर मैंने एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जी है। अगर कोई लड़की आती तो हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। कोई लड़की आती तो हमें डांटा जाता कि तुम्हें क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। हमें कपड़े और दवाएं समय पर मिल जाते। कपड़े जो वहाँ पर बेचने वाले आते हैं उन्हीं से लेते। फिर जैसे बीमार हो गए तो दवा मंगा के दे दी जाती या अस्पताल ले जाया जाता। कभी बच्चा रुका, अगर 1 महीने का है तो दवा देंगे, 5-6 महीने का हो गया तो अबॉर्शन करा देंगे। सोचिए, 5-6 महीने में तो बच्चे में जान आ जाती है। बेटी के साथ खुश हूँ, झाड़ू पोछा करके गुजार कर लूँगी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी मुझे पहचानती है। वहाँ से भागकर अभी तो अपनी पहचान छुपा कर रह रही हूँ। जिस कस्टमर के साथ आई थी वो अभी तो साथ दे रहा है। वो कहता है कि जब से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ जीबी रोड नहीं जाता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ ख़राब हुई है, किसी और लड़की की ना हो, बल्कि कोठा चलाने वाले की लाइफ ख़राब हो। वो मेरे बच्चे से धंधे कराने की बात बोली, अबॉर्शन कराए। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये सब बंद होना चाहिए। मैं झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को पाल लूँगी। अपनी ज़िंदगी के 21 साल किसी सज़ा की तरह काटे हैं। अब बची हुई ज़िंदगी सम्मान सुकून से जीने की कोशिश है। दोस्तों, 13 साल की लड़की कैसे बन गई कोठे वाली। इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।